हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अब बिना चीन की नजर में आए भारत तेजी से लेह पर तैनात कर सकता है अपने सैनिकों को। चीनी एनालिस्ट का दावा है कि भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स स्पेशल फोर्स के दर्जे से काफी दूर है। इंडियन आर्मी में इंडक्ट की गई है स्वदेशी तौर पर मॉडिफाई की गई आर्टिलरी गन सिस्टम। चीनी सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 5 युवाओं को किडनैप करने वाली रिपोर्ट पर अब पहली बार सामने आया है एक ऑफिशियल बयान। और भारत के राफेल फाइटर्स के डर से पाकिस्तान ने चीन से मांगे हैं J-10 फाइटर्स। सीमा पर चीन से तनाव के बीच भारत ने एक और कामयाबी हासिल करते हुए लेह तक जाने वाली तीसरी सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। और नीमू पदम दारचा नाम की इस नई सड़क की सबसे खास बात यह है कि इस सड़क से जितनी भी भारत की मिलिट्री एक्टिविटीज होंगी, उन एक्टिविटीज को भारत के दो निकम्मे पड़ोसी जिनमें चीन और पाकिस्तान आते हैं, वो उन एक्टिविटीज को ट्रेस नहीं कर सकेंगे। और BRO द्वारा बनाई गई ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क पहली 2 अन्य सड़कों के मुकाबले काफी ज्यादा अहम है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास होने के चलते BRO द्वारा बनाई गई बाकी की 2 अन्य सड़कें श्रीनगर कारगिल लेह और मनाली सारचू लेह, इन पर दुश्मनों की नजर रहती है। लेकिन अब जो तीसरी सड़क बनाई गई है, इस पर दुश्मन अपनी नजर नहीं रख सकता है। और जबकि मनाली से लेह तक पहुंचने में ये सड़क काफी ज्यादा समय बचाएगी, क्योंकि जहां पहले मनाली से लेह पहुंचने तक पुरानी वाली सड़क से करीब 12 से 14 घंटे लगते थे, इस नई सड़क से वो सफर केवल 6 से 7 घंटे का हो जाएगा। और इस तीसरी नई सड़क की खास बात यह है कि बाकी अन्य सड़कों के विपरीत ये सड़क पूरे साल भर ओपन रखी जा सकती है। और जबकि इससे पहले की जो 2 सड़कें हैं वो केवल 6 से 7 महीना ही ओपन रहती हैं, और जबकि बाकी के 6 महीने इन सड़कों को बंद रखना पड़ता है। हालांकि BRO ऑफिशियल्स का कहना है कि फिलहाल इस सड़क के निर्माण कार्य में केवल 30 किलोमीटर का ही काम बाकी है, लेकिन बाकी आर्मी के इस्तेमाल करने के लिए सड़क तैयार हो चुकी है। और इस सड़क की मदद से आर्मी बिना दुश्मन की नजर में आए करीब 5 से 6 घंटे के अंदर ही मनाली से लेह तक अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकती है। और ये सड़क जो जलपास से वेपन्स, लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी फोर्सेस की आवाजाही के लिए इस्तेमाल होगी, जो द्रास कारगिल होते हुए लेह तक जाएगी। और बता दें कि इसी रास्ते से सटी पहाड़ियों से 1999 में कारगिल के युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना ने लगातार बमबारी और गोलाबारी भी करी थी। लेकिन अब इस नई सड़क के खुल जाने से इस तरह की किसी भी नापाक हरकत को रोका जा सकेगा। और जबकि सोर्सेस के मुताबिक हिमाचल से लद्दाख तक एक और इसी तरह का वैकल्पिक मार्ग को दोबारा खोलने का काम चल रहा है और ये 2022 तक चालू हो सकता है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा चीनी सेना के हर संभव प्रयास को नाकाम होता देख अब चीन भारत पर एक अलग तरीके से हमला करने की कोशिश कर रहा है, और जिसके तहत अब चीन की तरफ से भारत पर तिब्बत कार्ड प्ले करने का आरोप लगाया गया है। और चाइनीज स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत तिब्बत कार्ड प्ले कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर रहा है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर ये दोनों ही भारत से कहीं ज्यादा है। और ये सब बयानबाजी भी हाल ही में भारत और चीन के नए विवाद के आधार पर की गई है, जिसमें पैंगोंग लेक के दक्षिण में 2 महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने अपना कब्जा किया था। और इसी पर बात करते हुए चाइनीज एनालिस्ट का कहना है कि अभी हाल ही के इस नई क्लैश में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स नाम की भारत की एक नई यूनिट सामने आई थी, जिसमें तिब्बतन मूल के सैनिक शामिल रहते हैं। और चाइनीज एनालिस्ट का कहना है कि भारतीय मीडिया का ये मानना है कि वो उनकी एलिट यूनिट है और उसने 29 और 30 अगस्त की रात को जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और चाइनीज एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज एलिट में नहीं आते हैं, यानी कि उनके मुताबिक SFF एक एलिट फोर्स होने से काफी दूर है। और इंडियन आर्मी सीमा विवाद के दौरान उन्हें केवल एक कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करती है, यानी कि उनके मुताबिक इंडियन आर्मी तिब्बतन मूल के सैनिकों को केवल एक मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर रही है। यानी कि चाइनीज एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को एक एलिट और एक स्पेशल फोर्स का दर्जा देता है, वो उस दर्जे को हासिल करने से काफी दूर है। खैर 29 और 30 अगस्त के ऑपरेशन के बाद चीन की तरफ से इस तरह का बयान आना कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बाद चीन के पास बयानबाजी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। और जहां तक बात है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के स्पेशल या एलिट ना होने के, तो हम तो चाइनीज एनालिस्ट को ये सुझाव देंगे कि वो ये सवाल सबसे पहले अपने उन चाइनीज सैनिकों से पूछे जो कि उस रात उन पहाड़ियों पर मौजूद थे और वहां पर कब्जा करने के इरादे से गए थे। लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज के आने के बाद फिर उन्होंने जो पाकिस्तानी सैनिकों की तरह हरकतें की हैं, यानी कि जान बचाकर भागने वाली हरकत, वो साफ तौर पर ये दर्शाती है कि भारत की SFF यूनिट के कमांडोज कितने काबिल हैं। और अपने चीनी सैनिकों से ये जरूर पूछना कि गोलगप्पे का स्वाद कैसा था। और जहां तक बात है तिब्बत कार्ड प्ले करने वाली, तो हमारा चाइनीज एनालिस्ट को सुझाव है तो वो एक बार जाकर उस SFF कमांडो के फादर का इंटरव्यू देखें जो उन्होंने अभी हाल ही में इंडियन मीडिया को दिया था। और बाकी SFF कमांडोज के बारे में भी डिटेल में जानना है तो आप डिफेंस स्क्वाड की वीडियोस भी देख सकते हैं। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक भारत में स्वदेशी तौर पर मॉडिफाई की गई 155 mm और 45 कैलिबर की सारंग गन सिस्टम
शुक्रवार को इंडियन आर्मी की सर्विस में औपचारिक रूप से इंडक्ट कर दी गई है। और ऑफिसर्स का कहना है कि सारंग गन सिस्टम बॉर्डर एरियाज में दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगी। हालांकि जो ये सारंग गन सिस्टम है इसे रशियन ओरिजिन की 130 mm की M46 गन सिस्टम से 155 mm की गन सिस्टम में बनाया गया है और ये भारत में व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर द्वारा ही मैन्युफैक्चर की गई है। और जबकि ये सारंग गन सिस्टम इस साल डिफेंस एक्सपो में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन हरिमोहन द्वारा इंडियन आर्मी चीफ को औपचारिक रूप से हैंडओवर कर दी गई थी। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करीब 300 130 mm की गन्स को इसी तरह 155 mm की गन्स में अपग्रेड करेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट 4 सालों के अंदर पूरा किया जाएगा। और फिलहाल 2 सारंग गन सिस्टम इंडियन आर्मी में इंडक्ट किए गए हैं। और जबकि इसके अलावा मेक इन इंडिया पहल के तहत इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब से भारत के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वहां पर केवल वही टग बोट्स इस्तेमाल होंगी जो भारत में बनी होंगी। और शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से सारे मेजर पोर्ट्स को भारत में बनी टग बोट्स के ऑर्डर देने के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। और इसके साथ एक रिपोर्ट HAL की तरफ से, जिसमें HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर R माधवन की तरफ से कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब HAL स्वदेशीकरण को बढ़ाने के लिए R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपना फोकस कर रही है और अब HAL अपने 1 साल के टर्नओवर का 6% हिस्सा R&D में ट्रांसफर करेगी। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके ईरानियन काउंटर पार्ट के बीच एक बायलैटरल मीटिंग आयोजित की गई थी और इस मीटिंग में दोनों पक्षों ने अपने बीच के बायलैटरल कोऑपरेशन को और आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत की है। और इसी मीटिंग के दौरान अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता जैसे रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज पर भी बातचीत की गई है। बाकी इसके अलावा शनिवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें न केवल भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा LOC और LAC पर अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने की जरूरत है, बल्कि इसके साथ साथ हमें अपने एक्सटेंडेड पड़ोसी और स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है। और उनका यह भी कहना था कि भारत अमेरिका के साथ उनके उभरते हुए रिश्ते और रशिया के साथ उनके पारंपरिक रिश्तों की वैल्यू करता है। और इन सब के अलावा को-फाउंडर और प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन चाइना और तियाननमेन स्टूडेंट लीडर जो फोंसू ने भी हाल ही में एक वेबिनार के दौरान ये कहा, चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी दुनिया को भारत को फॉलो करना चाहिए क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत ने काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के नौगांव सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार्स और अन्य वेपन्स की मदद से फायरिंग की गई है। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से भी पाकिस्तान को पर्याप्त जवाब दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में इंडियन आर्मी का एक जवान वीर गति को प्राप्त हुआ है और जबकि 2 अन्य जवान घायल हुए थे जिन्हें बाद में मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया था और फिलहाल उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। और हमारा जो जवान वीर गति को प्राप्त हुआ है उनका नाम है गनर भूपेंद्र। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान को कभी भी नहीं भूलेगा। और जबकि आज गुरेज सेक्टर में किशनगंगा नदी से घुसपैठ करने के दौरान 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और उनसे बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद हुए हैं जिनमें चाइनीज पिस्टल, ग्रेनेड, MTR कॉर्डेक्स, ब्लैक रेडियो सेट, डेटोनेटर्स, GPS गार्मिन, AK-47 की मैगजीन और अन्य एम्यूनिशंस। और जो कल के डिफेंस अपडेट में हमने आपको अरुणाचल प्रदेश के 5 युवाओं को चीनी सेना द्वारा किडनैप किए जाने वाली रिपोर्ट बताई थी, अब इस रिपोर्ट पर हमें पहला ऑफिशियल बयान देखने को मिला है और ये बयान सामने आया है अरुणाचल प्रदेश के MP किरण रिजिजू जी की तरफ से। और उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है कि इंडियन आर्मी ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट को इसके रिगार्डिंग हॉटलाइन पर एक मैसेज ऑलरेडी भेज दिया है और अब चीनी सेना के रिस्पॉन्स का इंतजार है। बाकी इनके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि राफेल फाइटर्स भारत आ जाने के बाद अब पाकिस्तान ने चीन को 30 J-10C फाइटर्स के साथ साथ मॉडर्न एयर टू एयर मिसाइल्स खरीदने के लिए अप्रोच किया है। हालांकि पाकिस्तान ने इन J-10 फाइटर्स के लिए 2009 में ही कहा था, लेकिन फिर JF-17 के जॉइंट प्रोडक्शन शुरू होने के बाद से जो ये J-10 वाला प्लान था ये पीछे रह गया। लेकिन अब राफेल फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक होने के साथ ही अब पाकिस्तान को रियलाइज हुआ है कि उन्हें इस तरह के फाइटर्स की और जरूरत है और पाकिस्तान भारत के केवल राफेल फाइटर्स ही नहीं बल्कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और MR-SAM सिस्टम को लेकर भी चिंतित है जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर्स के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। और कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि पाकिस्तान चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की फुली ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को होस्ट कर रहा है और चाइना के जो ये फोर्स है अमेरिका और संभावित रूप से भारत के खिलाफ भी साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में शामिल रहती है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं
तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।